तो हम लोगों ने बात की थी कि बिजनेस वो है, चेक करवा रहा है ना साउंड, बिजनेस वो है जिसमें इनपुट हो, प्रोसेस हो, आउटपुट हो, और एक कंसंट्रेशन टेस्ट करके भी हम देख सकते हैं कि कहीं कोई खास एसेट्स के बारे में तो कहानी नहीं है। ठीक है, अब आइए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मेन अकाउंटिंग की बात करते हैं। C5 ये कहता है स्टेप्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग। कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग करनी है तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। पहले मैं स्टेप्स लिख देता हूं और फिर बारी बारी से सबको बताऊंगा। ठीक है, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एक्वायरर। क्योंकि ये जो एस है ना, ये एक्वायरर की अकाउंटिंग बताता है, एक्वायरी की अकाउंटिंग के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि एक्वायरी तो वैसे भी बंद होना है, तो उसके क्या अकाउंटिंग, वहां तो वही पार्टनरशिप में जैसे रिलेशन नहीं बनता था, खत्म हो जाता था, तो उसके बारे में बात नहीं करता। तो ये तय होना चाहिए कि एक्वायरर कौन है, और एक्वायरर कई बार कुछ गड़बड़ भी होता है, खासतौर पर रिवर्स एक्विजिशन में, तो एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एक बार एक्वायरर का पता चल जाए तो फिर एक्विजिशन डेट भी पता करना जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग उसी दिन होती है। डिटरमाइनिंग एक्विजिशन डेट, या डिटरमीन ऐसे लिख सकते हैं, एक्विजिशन डेट। फिर बात करना है आइडेंटिफाई एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्वायर्ड, क्योंकि अकाउंटिंग तो उसी की होगी ना। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ assets and liability acquired and NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फिर हम देखेंगे आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज या तो गुडविल होगा और या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, लेकिन यहां कैपिटल रिजर्व को बोलते हैं बार्गेन परचेज। इसके लिए कुछ नहीं, कैपिटल रिजर्व है। तो आइए बेटा लिखिए अगला स्टेप, स्टेप फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग। इन्हीं 5 बातों को पढ़ लीजिए, चैप्टर खत्म। यही 5 बातें पढ़ना है, लेकिन कम से कम 4-5 क्लास तो लगेगा ही इन 5 बातों को पूरा करने में और फिर प्रैक्टिस करने में। ठीक बात है, चला जाए आगे। फिर देखिए, पहला काम है एक्वायरर कौन है उसका पता लगाइए, दूसरा एक्विजिशन डेट कौन है उसका पता लगाइए, फिर एसेट लायबिलिटी आप कौन सर्टिफाई कर रहे हैं उसका पता लगाइए, कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या है वो पता लगाइए। फिर लास्ट में गुडविल या कैपिटल रिजर्व के बारे में बात कीजिए। इन्हीं को लिख लीजिए। इंड AS 103 खत्म, मतलब इंड AS 103 इन्हीं के बारे में गाइडलाइन हमें देता है।
कोई छूटा तो नहीं आयुष? तो शुरू करें स्टेप 1। आइडेंटिफाई एक्वायर। अब कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए क्या मारामारी है? असल में एक्वायरर की आइडेंटिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग उसी के बुक्स में करनी होती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात कि एक्वायरर कौन है। भाई एक्वायरर वो है द एंटिटी दैट ऑब्टेन द कंट्रोल ऑफ अदर एंटिटी। उस अदर एंटिटी को एक्वायरी बोलते हैं, और जो कंट्रोल करे उसको एक्वायरर बोलते हैं। तो चलिए जरा कंट्रोल को डिफाइन करते हैं। कंट्रोल को डिफाइन करना एज पर इंडेस 10। बड़ा प्यारा है, कहता है एन इन्वेस्टर controls an investee if and only if it has all the following। यहां बड़ा प्यारा है, लीगल नहीं सब्सटेंशियल बात करनी है। पहला, पावर ओवर द इन्वेस्टी। आपके पास पावर होनी चाहिए इन्वेस्टी के ऊपर। किस बात की? तो एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न, फिक्स्ड रिटर्न नहीं होना चाहिए, फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी, या विद द इन्वेस्टी। एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी। विद द एंटिटी गड़बड़ लिख दिया, विद द इन्वेस्टी। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, कोई बात नहीं। विद द इन्वेस्टी मतलब पावर तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी तो वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए, फिक्स्ड रिटर्न नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स्ड रिटर्न है तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर कंट्रोल नहीं माना जाएगा। और द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर, वो जो पावर है ना, ऊपर जो पावर की बात हुई थी, टू इफेक्ट द अमाउंट ऑफ वेरिएबल रिटर्न, कि हमें क्या रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को हम चेंज कर सकते हैं।
अब इंडिकेटर कौन सा है? ऑफ कंट्रोल, जो मैंने ऊपर लिखवाया था। एक इंडिकेटर तो वही है, मोर देन, ऊपर लिखवाया था ना, 50% वोटिंग राइट। तब ये वाली डिफरेंशियल मैंने नहीं लिखवाई थी, तब मैंने ये वाली लिखवाई थी। दूसरा, पावर टू ए पॉइंट और रिमूव मोर देन 50% ऑफ बीओडी। और एक और है, इन्वेस्टर हैव करंट एक्साइजेबल, currently exercisable potential वोटिंग राइट। अब तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये इंडिकेटर है, इनमें से कोई भी हो तो कोई बात नहीं, मतलब आप इसको आप और समझ के चलिए। देखिए, पहला तो आप सब जानते हैं, वोटिंग राइट जनरली इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस डिवेंचर के पास नहीं होता। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल का मतलब आधे से ज्यादा लोगों को या तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम जिसे चाहेंगे उसे करेंगे, या हटा सकते हैं। हटाने के पावर भी बहुत बड़ी पावर होती है, फिर लोग हमारी बात मानेंगे। नहीं हटा सकते हैं तो फिर कौन बात मानता है? छोटा बच्चा मम्मी क्यों बात मानता है? मम्मी धो देती है, चल बाहर निकल, बाहर निकल अभी घर से। बेचारा गेट पे आधे घंटे खड़ा होता है, फिर बोलता है मम्मी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक बात है कि नहीं? तो घर से निकालने की पावर है, इसलिए उसकी बात मानी जाती है। और इन्वेस्टर के पास पोटेंशियल वोटिंग राइट हो तो भी चलेगा, 50% ज्यादा वोटिंग राइट पोटेंशियल हो तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो मिलना ही मिलना है। आइए इस बात को एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। नंबर है 4। पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। एक्वायर $40,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ 1 लाख। एज पार्ट ऑफ द सेम एग्रीमेंट पी हैज ऑप्शन टू एक्वायर एडिशनल 25,000, और ऑप्शन नेक्स्ट 12 महीने में हम कभी भी कर सकते हैं। और एक्साइज प्राइस ने स्मॉल प्रीमियम है मार्केट प्राइस का, यानी कि हम करेंगे ऐसा लगता है। आफ्टर द ट्रांजेक्शन शेयर होल्डर्स, 2 अदर ओरिजिनल शेयर होल्डर के पास ये है। ईच ऑफ दिस शेयर होल्डर हैज करंटली एक्सेसिबल 2,000 एडिशनल शेयर। बताइए क्या कंट्रोल हमें मिल गया नहीं मिल गया? थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। अभी कितने शेयर हैं साहब? 1 लाख शेयर है, हमारे पास 40 है, और 2 लोग हैं उनके पास 35 और 25, तो 60 कह सकते हैं। अब हमारे पास राइट है 25,000 का, उनके पास राइट है 2 और 2 का, ईच है ना, ईच, तो 4,000 कह सकते हैं। ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया साहब? अब परसेंटेज निकालिए। 65,000 आउट ऑफ 129, परसेंटेज निकालिए। बताइए 50 से ज्यादा है कि नहीं है? थोड़ा सही सही ज्यादा है कि नहीं? अगर 50 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप थर्ड वाले केस में कंट्रोल करते हैं। थर्ड वाला केस क्या था, पढ़िए तो, इंडिकेटर थर्ड।
इन्वेस्टर है पोटेंशियल शेयर, है ना। पोटेंशियल मतलब अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन आगे होने के चांसेज हैं। तो अगर पोटेंशियल शेयर है तो भैया देखो इसमें आंसर होगा, हमने कंट्रोल एक्वायर कर लिया, क्योंकि 65 आउट ऑफ 129 अभी भी मेजोरिटी से ज्यादा है। ठीक बात है ना। चलिए अब आगे चला जाए। देखिए एक्विजिशन दो तरह से हो सकता है, बल्कि तीन तरह से हमने पहले पढ़ा था। कैश से हो सकता है, लायबिलिटी से हो सकता है, या इक्विटी के थ्रू हो सकता है। अगर इक्विटी के थ्रू हो रहा है तब थोड़ी दिक्कत होती है। आइए पढ़ते हैं, आगे बढ़ सकता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट नंबर 6, इसी का पार्ट है, ठीक है। अभी अगला कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हो रहा है, इसी का पार्ट है, लेकिन हम बदल दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। अगर कभी एक्विजिशन हो रहा है थ्रू कैश तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थ्रू इक्विटी ऑफ सॉरी इशू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो रहा है तो इसमें एक डर होता है। डर होता है कहीं रिवर्स एक्विजिशन ना हो जाए। बताता हूं, देखिए यूजुअली एक्वायरर इशू, आपने इंटर में अमलगमेशन पढ़ा है तो उसमें पढ़ते होंगे 10 लाख पीसी देना है शेयर इशू कर दो, 50 लाख पीसी देना है शेयर इशू कर दो, ऐसा पढ़ा था आयुष आपने। तो जनरली एक्वायरर इशू करता है इक्विटी शेयर, ठीक है। लेकिन कभी कभी यहां पे शेयर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, इक्विटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये लोग। बट एक होता है इन केस ऑफ रिवर्स मर्जर या रिवर्स एक्विजिशन, एक्वायरी इशू इक्विटी टू एक्वायरर। आप कहेंगे ये तो बड़ा गजब है, खरीदने वाला ही देगा। हाँ बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा अभी। सपोज कीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। इनका 10,000 शेयर है और इनका 5,000 शेयर है, ठीक है। इनकी सारी एसेट ये ले रहे हैं, तो देखने में क्या लग रहा है कि ए को बी ने एक्वायर कर लिया, लग रहा है। अब इनके शेयर होल्डर को ये शेयर इशू कर रहे हैं, जाहिर है सब एसेट जाएगा तो बी को तो करना ही पड़ेगा। और बी शेयर इशू कर रहे हैं 20,000, क्योंकि इनका दाम ज्यादा था, तो इनके शेयर होल्डर को 20,000 शेयर दे दिया और सारी एसेट लेकर चले गए। अब इनके शेयर होल्डर यहां के शेयर होल्डर बन जाएंगे। बताइए कंपनी पे कौन राज करेगा?
ए के शेयर होल्डर या बी के पुराने शेयर होल्डर? तो वोटिंग राइट इक्वल है, आप बताइए। मतलब ऐसा कि भी कोई आपके घर में और आपके घर पे कब्जा कर ले? गौर से देखिए, इसमें रिवर्स एक्विजिशन है। देखने में तो लग रहा है कि बी ने परचेज किया है भाई, एक्वायर किया है, सारी एसेट लेकर हम आ गए तो हम तो जीत गए, जीत गए। लेकिन आपने जो शेयर इश्यू किया है और वो शेयर होल्डर बन के जब आएंगे तो कंपनी पे कंट्रोल कौन करेगा? ये 20,000 वाला करेगा या 5,000 वाला? 80% आपने अपना इक्विटी स्टेक डाइल्यूट कर दिया। पहले अभी कंपनी छोटी थी लेकिन थी आप ही की ना। अब बड़ी कंपनी है लेकिन आपकी नहीं है। आप पता है, आप एनसीआई है। आपका इंटरेस्ट है, मना नहीं कर रहा, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट है आपका? नॉन कंट्रोलिंग। कंट्रोल किसका है? अब बताइए, इसमें अकाउंटिंग करते समय एक्वायरर किसको मानेंगे, ए को कि बी को? ये ही है, ये तो मैं कह रहा हूं, ये ही है। इसी को क्या नाम देते हैं? रिवर्स एक्विजिशन। देखने में लग रहा है कि ये है, लेकिन पता चला कि कोई और है। ये इलस्ट्रेशन लिखना चाहेंगे? ऐसे ही छोटी छोटी बातें बेटा पढ़नी होती, और क्या ही रखा है। खूब मन से पढ़िए, अकाउंट पढ़िए, कॉस्ट पढ़िए, टैक्स पढ़िए, सब मन से पढ़िए। सीए में तो अकाउंट कॉस्ट नहीं है, इन लोगों में दो दो पेपर कॉस्ट है। एक कॉस्ट है, कॉस्ट ऑडिट है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट ही तो कॉस्ट ऑडिट करेगा। और एफएम का भी कॉस्ट और एफएम मिला के 4 पेपर है टोटल। कोर पेपर इनका यही है। डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी, अकाउंट भी है, टोटल 8 पेपर है। कॉस्ट ऑडिट है, नॉर्मल ऑडिट नहीं है। हो गया? हटा दूं? अब आइए, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बताइए क्या? एक्वायरर। हमें कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है? पहला, द रिलेटिव वोटिंग राइट इन द कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन नहीं, कंबाइंड एंटिटी आफ्टर द बिजनेस एक्विजिशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन।
वही वाली बात, रिवर्स। इसको फोटो से समझ लेते हैं। कंबाइंड में देखना है कि कंबाइंड में कौन है। जिसके पास भी मेजोरिटी होगा वो क्या होगा, एक्वायरर होगा, और जिसके पास माइनॉरिटी होगा वो कौन होगा, वो एक्वायरी होगा। कोई लड़ाई नहीं, बड़ी सीधी बात है, मेजोरिटी देखना है। ठीक है। नंबर 2, existence of a large minority voting interest। ये बड़ा प्यारा है। in the combined entity if no other owner, organized group of owner has a significant voting right। अंधों में कान्हा राजा समझते हैं। मान लीजिए सब टूटा फूटा है, 1%, 2%, 4%, और मेरा 35% है। क्या मेरा कंट्रोल होगा बेटा? अभी भी कंट्रोल होगा, कारण बताइए। बाकी सब छोटे छोटे हैं। टाटा ग्रुप का आप कहीं जाके देखिए 30-35% होता है मैक्सिमम। कोई पंगा लेते नहीं उस कंपनी से, पता है कि हम खरीदने जाएंगे तो साला यही खुद खरीद लेगा हमको, तो उसका 30-35% में काम हो जाता है। क्योंकि बाकी जो होते हैं वो कौन होते हैं, या तो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, एलआईसी टाइप के। एलआईसी के पास अगर 20% भी टाटा को कोई डर नहीं, उसको पता है यार ये का तो कुछ करेगा नहीं, डिस्टर्ब तो करेगा नहीं कंपनी को ये। तो या तो पैसिव होते हैं, या छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिससे उन लोग कोई डर होता ही नहीं। तो 50% का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया किस बात का है? पावर टू कंट्रोल का। अगर पावर टू कंट्रोल है तो हम बोर्ड को वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे, बात खत्म। फर्स्ट में नहीं आएंगे तो सेकंड में आ जाएंगे। ठीक बात है ना। तीसरा, कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ कंबाइंड एंटिटी। अब एंटिटी कंबाइन हो गई, कौन है उसमें मेन, किसको ज्यादा अपॉइंट करने की पावर है। अगर आपको मेजोरिटी को हटाने या रखने की पावर है तो फिर हो गए। मेजोरिटी को अगर आप रिमूव कर सकते हैं, मेजोरिटी डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, तो समझिए आपका पावर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कंपोजिशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। भाई कौन है एमडी, ठीक है कि नहीं। कंबाइंड एंटिटी, देखो मंत्री तो कोई भी बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन सी पार्टी का है, सरकार उसी की मानी जाती है। जैसे पीछे कांग्रेस की 10 साल सरकार चली थी, कम समय नहीं होता मनमोहन सिंह वाले में, लेकिन कांग्रेस का मेजोरिटी नहीं था। डीएम के भी थे, मायावती जी भी थी, अखिलेश यादव भी थे, कई सारे लोग थे। बताइए सरकार तो कांग्रेस की मानी गई ना, बाकी तो माइनॉरिटी ही थे। क्यों? क्योंकि पीएम इनका था, जिसका अभी भी जो बीजेपी की सरकार है माइनॉरिटी की है। बीजेपी की पूरी बहुमत तो नहीं है, लेकिन किसकी सरकार मानी जाएगी? बीजेपी की, चंद्रबाबू नायडू की।
सीनियर मेंबर हैं, हालांकि लोग उनके भी हैं लेकिन सीनियर तो यही है। टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट, जनरली एक्वायरर पे प्रीमियम ओवर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ एक्वायरी। इससे पता चलता है कि एक्वायरर कौन है। एक्वायरर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जनरली, तभी सामने वाला तैयार होता है कि हम एक्वायर होंगे, नहीं तो बोलता हम नहीं एक्वायर होंगे, चलो निकलो। ठीक है, मतलब मार्केट में है 60 रुपए, हम 72 रुपए दे रहे हैं, 70 रुपए। अब देखो ना, यही इंडिया सीमेंट का मार्केट प्राइस 210 चल रहा था, उसने 375 रुपए दिया, 375 रुपए दिया, तब माना ये। प्रीमियम क्यों दिया? क्योंकि हमको एक्वायर करना है। तो ये सब बताता है कि भाई ऐसी बात है। साइज ऑफ एंटिटी। अब देखिए, एक कंपनी ये है और एक कंपनी ये है, दोनों मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं कंबाइंड। एग्जांपल देता हूं, एक बैंक है HDFC और एक बैंक है यस बैंक। बताइए, अगर ये कंबाइंड होंगे तो किसकी चलेगी? वो बहुत ही बड़ा है, यस बैंक उसके सामने बहुत ही छोटा है। भगवान न करे कभी पृथ्वी और सूरज का मिलन हो जाए, हम लोग का खैर तो काम तमाम हो ही जाएगा, लेकिन मिलन के बाद भी उसको क्या बोलेंगे? सूरज बोलेंगे, पृथ्वी बोलेंगे? सूरज ही बोलेंगे, पृथ्वी तो उस सामने कुछ भी नहीं है, डॉट है, वो इतना बड़ा है सूरज। ठीक बात है कि नहीं? तो साइज ऑफ एंटिटी भी मैटर करता है। जनरली जो लार्ज साइज होगा उसे क्या मानेंगे? जो लार्जर साइज होगा उसे क्या मानेंगे? इज एक्वायरर। ठीक बात है कि नहीं? वो एक्वायरर होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। आइए इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आगे चलेंगे। इन्हीं पे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और क्या। आइए, एक इलस्ट्रेशन देखिए, 5 नंबर रिवर्स इक्विजिशन का है। वीरा और जीरा, क्या बात है, दोनों कंपनी है, लिमरिकेंट बेचते हैं, दोनों ने कहा कि भाई हम ज्वाइंट फोर्स करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, 100 शेयर वीरा को दिया गया और जीरा को दिया गया कितना? 50। नंबर ऑफ शेयर रिलेटिव फेयर वैल्यू पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्वायरर बताइए कौन है, कंबाइंड बताइए कितना हुआ? 150 में इसका परसेंटेज कितना है? कितना है? और इसका कितना है? बड़ा कौन? कंट्रोल कौन करेगा? तो देखने में तो लग रहा है कि भाई मर्जर है, तो इनका एक मर्जर मिलने के बाद चलेगी हमारी, तो इसको कह सकते हैं कि वीरा इज एक्वायरर। कौन से प्रिंसिपल से? वो पीछे पड़ा था ना, कि कंबाइंड एंटिटी में वोटिंग राइट किसका ज्यादा है, ये देखना है। पॉइंट नंबर 1 यही था क्या? देखिए तो फैक्टर्स में पॉइंट नंबर 1 कौन सा था? यही था बेटा। चलिए चलते हैं अब आगे। एक जरा वो पढ़िए एग्जाम्पल।
Company A and B operate in power industry and both entity are operating in this. मिला 8 नंबर। ए का साइज बहुत बड़ा है, बी मर्ज करता है ए के पास, एक के बदले एक मिल रहा है, लेकिन इशू करने के बाद भी टोटल 20% ही मिल रहा है। बताइए कौन है एक्वायरर? ए के पास अभी भी 80% है, ए एक्वायरर है। क्या ही बात करनी है, साइज भी बड़ा है, वोटिंग राइट भी 80% है। ए एंड बी पावर इंडस्ट्री, बी मर्ज करता है, बी को 10 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी वन। ऐसा करने के बाद 70 और ए का साइज भी छोटा है और बी का अब हो गया 70%। बताइए कौन एक्वायरर? बी माना जाएगा एक्वायरर। क्यों? साइज भी बड़ा है और वोटिंग राइट भी 70 हो गया 30 की तुलना में। ठीक बात है, ये पढ़िए। ये सब है ए और बी का, जो भी है, जितना भी है। ठीक है, मेन यहां देखिए, नंबर ऑफ शेयर देखिएगा। ए इशू 2.5 शेयर फॉर एवरी शेयर ऑफ बी। अच्छा, 2.5 शेयर इशू करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? नहीं, 60,000 है ना। और उनका तो वही रहेगा 30। तो देखने में तो लग रहा है कि ए बी को खरीद रहा है क्योंकि शेयर हम इशू कर रहे हैं, लेकिन शेयर इशू करने के बाद हम ही छोटे हो जा रहे हैं, वो हो जा रहा है बड़ा। तो बोलिए कौन है? बी है या ए है? परसेंटेज निकालिए। 5/6 है, तो कौन माना जाएगा एक्वायरर? एक्वायरर माना जाएगा बी। ठीक बात है, आगे आइए। अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह बाद में पढ़ेंगे, अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है। चलिए एक और देख ही लीजिए, तब आगे चलेंगे। और वो है नंबर 11। ए स्पिन ऑफ कर रहा है 2 एग्जिस्टिंग बिजनेस को, मतलब ना है ना, ये घर है, इसमें से 2 चीजें बाहर निकाल दे रहा है, होता है ना। जैसे रिलायंस ने रिलायंस रिटेल को हटा दिया, जियो को हटा दिया। अब जियो अलग है और रिटेल अलग है और रिलायंस अभी भी अलग है। ठीक है, तो 2 बिजनेस को हटा दिया। ए इनकॉर्पोरेट एक न्यू एंटिटी डी बनाया। ठीक है, विथ नॉमिनल कैपिटल और अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू द बोर्ड, बाहर से डायरेक्टर लेकर आया। डी साइन एन एग्रीमेंट टू परचेज बी एंड सी। ठीक बात है, इन कैश, इसके बदले क्या देगा वो? कैश। कंडीशनल ऑन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट फंडिंग, फंडिंग आएगी तो, और फंड करने के लिए डी ने इशू ऑफ शेयर कर दिया। अच्छा, इशू ऑफ शेयर कर दिया, कैश के बदले मार्केट से उठा लिया। अब बताइए, डी के पास 99% शेयर हैं बी और सी के, ए के पास सिर्फ अब 1% है बी और सी का। कैश डी पे कर रहा है और आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन है। ठीक बात है, तो ऐसे में बताइए डी क्या हुआ? डी एक्वायरर हुआ, ए सेल करने वाला है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ए के पास क्या आया? कैश आया। कैश आया तो आपको तो कोई राइट मिलेगा नहीं, कैश लीजिए और चुपचाप निकलिए। इसका मतलब आपने ये दोनों बिजनेस अपना डी को बेच दिया, सेल आउट कर दिया। अब आपका इन पे कोई हक नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर है 6। 5 तो देख लिया था ना।
6। ये पढ़िए। तो एक्वायरर को आइडेंटिफाई करने का आएगा तो कर लेंगे अब उन्हीं 5-6 कंडीशन को चेक करते हुए। पढ़िए, क्वेश्चन कहता है एबीसी इनकॉर्पोरेटेड टू एक्वायर 100% शेयर ऑफ अदर कंपनी फोकस। मतलब एबीसी अलग है, सुपर अलग है, फोकस अलग है। फोकस सुपर को बेचा जाएगा टू फंड द परचेज। सुपर लिमिटेड एक्वायर ए लोन फ्रॉम बैंक। सुपर को कहीं से बैंक लोन मिल गया कमर्शियल रेट पे। फंड यूज बाय सुपर टू एक्वायर इंटायर शेयर, 100% शेयर खरीद लिया एट फेयर वैल्यू इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन। पोस्ट एक्विजिशन सुपर हैज एबिलिटी टू इलेक्ट, अपॉइंट, रिमूव द मेजोरिटी गवर्निंग बॉडी ऑफ फोकस। वो तो खैर होगा ही। सुपर मैनेजमेंट इज इन पावर वेदर इट विल बी एबल टू डिटरमिन द फोकस। कैन आइडेंटिफाई द एक्वायरर। क्या सुपर एक्वायरर है? ध्यान से सोच के बताइएगा। सारी बातों को ध्यान देके। बिल्कुल है, क्योंकि सुपर के पास 100% शेयर है। लोन ले चाहे कुछ भी करे, लेकिन शेयर तो खरीद ही लेना। तो सुपर के पास निश्चित रूप से सारी पावर है, ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। सुपर आइडेंटिफाइड एज एक्वायरर। ठीक है कि नहीं? अब एक छोटी सी बात और है, आज की आखिरी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टेप नंबर 2। पढ़िए तो स्टेप कौन सा था ये? नहीं, यहां था ना एक्वायरर, फिर कौन सा था? एक्विजिशन डेट। तो फर्स्ट तो एक्वायरर हमने पढ़ लिया। अब एक्विजिशन डेट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। लीजिए साहब, कहां तक आया था? सी 8 हो गया था। 8 होगा। लिख स्टेप 2, डिटरमाइनिंग या डिटरमाइन एक्विजिशन डेट। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, लीगली तय करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, किसे बोलते हैं एक्विजिशन डेट? तो बोला गया कि व्हेन या द डेट on which the acquirer obtain control of एक्वायरी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भाई ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन हो जाए,
एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हो जाए, एजम्पशन ऑफ लायबिलिटी हो जाए। हमारे अकाउंट में ना टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनिशियल रिकॉग्निशन हर जगह आता है। हम कई बार इसको क्लोजिंग डेट भी बोलते हैं, मतलब वो वाली कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। ऐसा कब होता है? ऐसा जनरली होता है, बट समटाइम कंट्रोल डेट may be before or after the closing date। तो आपको क्या करना चाहिए? कंसिडर ऑल द फैक्ट। जैसे लॉ में नहीं बोलते हैं कि भाई, लॉ में चाहे टैक्स में बोलते हैं कि भाई सारे फैक्ट्स को ध्यान दो। ऑल द फैक्ट्स फॉर डिसीजन। और ये डेट तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी डेट को अकाउंटिंग होती है। तो ये जब हम डेट एज्यूम करेंगे तभी हम अकाउंटिंग की शुरुआत कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं जरा एक दो इलस्ट्रेशन से। पहला तो बहुत ही बढ़िया है, 2 लाइन कॉन्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन, 2 लाइन कॉन्सेप्ट 2-3 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। इलस्ट्रेशन 12 देखिए, बहुत ही बढ़िया है। देखिए 80% इक्विटी इंटरेस्ट है फॉर कैश कंसिडरेशन, यही है ना। द रिलेवेंट डेट्स आर एज अंडर: डेट ऑफ शेयरहोल्डर एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट डेट एज पर शेयरहोल्डर एग्रीमेंट, डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंट्रोल इन द बोर्ड, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। इन द गिवन केस कंट्रोल बताइए कब माना जाएगा? कब माना जाएगा? ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमने कंट्रोल ऑब्टेन किया बोर्ड का, क्योंकि उसके पहले तो बस ऐसे ही था, छोटी मोटी बातें थी, बाद में हमें क्या ही मतलब है। पैसा तो थोड़ा दिन बाद में हो सकता है ना भाई, थोड़ा पहले भी हो सकता है। मेन तो हमारा कंट्रोल कब हमारे हाथ में आए। अब आइए आगे कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बस खाली ध्यान देना है, मेहनत नहीं करनी है ज्यादा, दिमाग की कसरत ज्यादा है। कैन एन एक्वायरिंग एंटिटी अकाउंट फॉर अ बिजनेस कॉम्बिनेशन साइंड नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन अदर कंडीशन कंप्लीटेड विद 2 months? मतलब एक नॉन बाइंडिंग लेटर बन गया कि हम आपको कंपनी बेचेंगे, क्या इसके बेसिस पे काउंटिंग कर लें? अभी कंट्रोल कहां आया? अभी तो केवल एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ 2 महीने में हम आपको पेमेंट करेंगे, कंट्रोल देंगे। यहाँ पे एग्रीमेंट कहां लिखा हुआ है? नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, यहाँ तो लिखा हुआ है कंट्रोल। तो हम क्या बोलेंगे? नो। और जरूरत किस बात की है? कंट्रोल की। वो तो अभी आया ही नहीं। चलिए 8 नंबर, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 1 अप्रैल को एग्री टू एक्वायर द शेयर इन ऑल इक्विटी डील। हम शेयर देंगे, आप हमें शेयर देंगे। एज पर बाइंडिंग, X will get the effective control on 1st April. However, consideration paid only when shareholder approval received. तय हो गया, कंट्रोल ले लिया, शेयरहोल्डर अप्रूवल अभी मिलना बाकी है। शेयरहोल्डर मीटिंग शेड्यूल हुआ है 30 अप्रैल को। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है शेयर के लिए तो हम कैश दे देंगे। बताइए क्वेश्चन डेट कब है? क्यों? होना तो है ही, करोगे तो शेयर दे देंगे, नहीं करोगे तो कैश दे देंगे। तो कंट्रोल तो 1 अप्रैल ही माना जाएगा। ठीक है ना, कितना बढ़िया है। ये सब क्या खोजता है? टाइम खोजता है बेटा। समय देंगे तो नॉलेज लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा।
हम बन जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, फिर जिंदगी लहराते रहिए। ज्यादा समय नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में 3 ही साल पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन करके आया, 94, 95, 96, बात खत्म। ना उसके पहले कभी पढ़ा था ना उसके बाद कभी पढ़ा। फिर तो अपना काम करते हैं। अब पढ़ते हैं तो अलग तरीके का पढ़ने का मकसद होता है। अब तो अपने अपडेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं। 30 साल से तो यही सब कर रहे हैं हम लोग। चलें, we acquire all the share. The negotiation has commenced on 1st January. The agreement was finalized 1st March. Obtain the power to control 1st March. एग्रीमेंट ये कहता है कि एक्विजिशन होगा 1 जनवरी से इफेक्टिव, और उसी दिन से सारा प्रॉफिट भी हमें मिलेगा, और परचेज प्राइस भी वहीं तय होगा। बताइए एक्विजिशन डेट कब मानेंगे? 1 जनवरी से प्रॉफिट मिलेगा, उसी समय प्राइस तय होगा, उसी के बेसिस पे निगोशिएशन में वहीं शुरू हुआ था, लेकिन कंट्रोल हमें यहां मिला। तो कब से मानेंगे? 1 मार्च में। कंट्रोल से मतलब है, बाकी चक्कर में पड़िए ही मत। ठीक है, 1 मार्च माना जाएगा। आगे चला जाए। नंबर 10, आइए नंबर 10 की बात करते हैं। मैन्युफैक्चर रबर कंपोनेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट मेक्स ए बीड फॉर XYZ, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया announced that proposed transaction is to be scrutinized to ensure competition law has not been breached. Even though contracts were made subject to approval, ABC and XY mutually agreed that the terms of acquisition and purchase price before competition authority approval is obtained. मतलब सब कुछ तय कर लिया और उसमें लिख दिया कि अप्रूवल आएगा तब होगा। कैन दे क्वेश्चन डेट ऑन विच दिस agreed as per terms even though approval was awaiting, assuming power approval is substantial, मतलब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसकी पावर सब्सटेंशियल है, मना भी कर सकता है, नो। तो हमें कंट्रोल के लिए कितना वेट करना चाहिए? जब तक CCI का अप्रूवल नहीं आ जाए, उसके पहले हमें नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आइए आज का आखिरी पॉइंट, नंबर 3, इसी की कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं स्टेप इक्विजिशन। हम लोगों ने ये 1/3 आज पढ़ लिया, अब 2/3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और प्रैक्टिस तो खैर ऑफ कोर्स करनी है। प्रैक्टिस भी ठीक ही है, 8-10 क्वेश्चन तो हो ही गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, पास्ट ईयर में देखेंगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ, ऐसा कराओ, इस तरह क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। और बाकी प्रैक्टिकल वाला भी आएगा, लेकिन इस तरह का भी आता है। स्टेप इक्विजिशन, देखिए कई बार क्या होता है कि गाड़ी ऐसे चलती है, पहले 10% कर लिया, फिर 20% कर लिया, फिर जाके 30% कर लिया, इसी को बोलते हैं स्टेप। 1/1/2021 को कर लिया, फिर 1/1/2025-24 को कर लिया, फिर 1/1/2025 को कर लिया। परचेज, बताइए कब मानेंगे एक्विजिशन? यह है कंट्रोल का डेट, यही ना कंट्रोल का डेट, क्योंकि इधर तो कंट्रोल आपका था नहीं। इसी को बोलते हैं स्टेप वाइज। ठीक है, तो लिखिए, इन केस एंटिटी acquire step by step through series of purchase
then the acquisition date will be the date on which the acquirer obtain control. ठीक है, till that time Ind AS 109 या Ind AS 28 will apply. हम लोगों ने अभी अभी ताजा ताजा कल ही खत्म किया है 109। ये तो हमारा फिनेंशियल एसेट है, इक्विटी, चाहे थ्रू ओसीआई हो चाहे थ्रू पीएल हो, लेकिन तो यहां पे इंड एस 109 लगेगा, यहां पे इंड एस 109 लगेगा और यहां पे इंड एस 103 लगेगा। ठीक है, अगर कभी स्टेप वाइज हो रहा हो तो आज के लिए रहने दिया जाए। मिलते हैं फिर कल।